गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या। तो हमारा जो 12th क्लास में लेक्चर चल रहा है दैट इज सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड गारंटेड क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, यहां से आते हैं। सबने सुना होगा यार, वांट ऑफ फैक्टर, कहाँ वांट ऑफ फैक्टर लगाना है, कहाँ वांट ऑफ फैक्टर नहीं लगाना है ना। मेन कंफ्यूजन ये बना हुआ रहता है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे कहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, क्या वांट ऑफ फैक्टर है और क्या वांट ऑफ फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, एबनॉर्मल मोलर मासेस। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द एबनॉर्मल मोलर मासेस, ठीक है। नॉर्मल कोई भी चीज है, किसी भी चीज का मोलर मास है हमारे पास, ठीक है ना। सपोज करो मेरे पास है ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैंने पानी में डाला तो क्या हुआ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व होने के बाद भी ग्लूकोज ही रहा, ठीक है। मतलब ग्लूकोज अपने आयंस में नहीं टूटा, कोई दिक्कत। चलो भाई, नॉर्मल बिहेवियर इसने क्या किया, शो किया। लेकिन इसके बदले मैंने क्या किया, कोई आयनिक सॉल्ट डाल दिया। सपोज करो KCl डाल दिया या NaCl डाल दिया। अगर मैं KCl को पानी में डालता हूं, देखो KCl गिव्स K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो भाई, KCl के एक मॉलिक्यूल है जो हमारा, उसका मास कितना होता है 74.5। तो मतलब मुझे क्या मानना पड़ेगा, यहां पर एक मोल का मास 37.25 और इसका फिर से 37.25, यही चीज है। मतलब हुआ क्या, जब तक एसोसिएट या डिसोसिएट, एसोसिएट मतलब आपस में जुड़ना, कुछ कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं मेरे पास, जैसे क्या है, सॉल्वेंट अगर मैं ले लूं, सॉल्वेंट लूं बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजीन ले लेता हूं, ठीक है ना, बेंजीन लेता हूं, बेंजीन लिया मैंने अगर, और सॉल्यूट मैंने ले लिया, या तो एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड, या फिर ले लिया बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखो, जो देखो हमने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती हैं, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर masses of solute, because colligative properties are those properties which depends on number of solute particles। तो यहां solute particle है ना, ये solute है सारे हमारे पास। solute जब तक नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था, मतलब ना ही ये solute क्या था, नॉन वोलेटाइल, मतलब वेपर में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा था, डिसोसिएट नहीं हो रहा था, एसोसिएट नहीं हो रहा था, तब तक नॉर्मली हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अगर क्या होता है, यही solute डिसोसिएट होने लग जाए, एसोसिएट होने लग जाए, तो क्या होगा, ठीक है। जब डिसोसिएट होगा तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, जो एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास उससे कम वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। और जब एसोसिएट होगा तो क्या होगा, डाइमर, जैसे ये क्या करते हैं यहां पर डाइमर बनाते हैं, ठीक है ना, फॉर्म्स डाइमर, फॉर्म्स डाइमर। क्यों करते हैं डाइमर फॉर्म, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। डाइमर मतलब इनकी दो यूनिट आपस में इकट्ठा हो जाती है। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड एक CH3COOH है मेरे पास, ठीक है ना, CH3COOH। इसका मास कितना है आपके पास, 12 12 24 और 16, 24 और 16 42 के आसपास है, 42, ठीक है। तो मतलब मुझे इसका कितना लेना पड़ेगा, आपके पास मास जो लेना पड़ेगा वो कितना, सॉरी 42 कैसे हो जाएगा, 16 32 और 24 56 और 60 है, 60 ग्राम पर मोल। तो मतलब जब डाइमर बना रहे हैं तो इसका एक्सपेक्टेड मास जो है हमारा, ट्रू वैल्यू ये है 60 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास जो आने की संभावना रहती है वो कितनी रहती है, 2 यूनिट है। डाइमर बन रही है ना, डाइमर मतलब 2 यूनिट आपस में कवर हो जाती हैं, तो 120 ग्राम पर मोल होना चाहिए। यहां तक भी ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे रह जाते हैं जो ना तो एसोसिएट हो पाते हैं और ना ही डिसोसिएट हो पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है,
जो कैलकुलेटेड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो मोलर मास क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है एक्चुअल मोलर मास से, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है हमारे पास, व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द मोलर मास इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से क्या आ जाती है, डिफरेंट आ जाती है द कैलकुलेटेड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। इसके केस में क्या होता है, मोलर मास डिसोसिएशन, ये एसोसिएशन का केस है, ठीक है ना, ये डिसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन, और ये है हमारे पास एसोसिएशन का केस है। एसोसिएशन के केस में जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज हायर, और यहां पर क्या आती है, लोअर वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमारे पास सीधे सीधे अगर मैं एबनॉर्मल मोलर मासेस को बोलूं तो एबनॉर्मल मोलर मासेस क्यों है, क्योंकि हमें 1 मोल डाला था लेकिन 2 मोल मिल रहे हैं, 2 मोल डाले थे लेकिन 1 मोल में कन्वर्ट हो जा रहा है वो, तो इससे क्या होता है, मास को थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ता है या मानना पड़ता है हमें, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन अगर कंप्लीट एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं हो रहा हो तो हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन भी नहीं पता है। चलिए एक नई टर्म आई, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो ये डिस्कस करेंगे। तो मतलब when the calculated value of molar mass is different from actual mass, that is known as abnormal molar mass। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए इतनी चीज मेरे पास हो गई। अच्छा, अब एक चीज आपको दिख रहा होगा यहां पर, एक नई टर्म है वान हॉफ फैक्टर, ठीक है। वान हॉफ फैक्टर क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है वान हॉफ, ठीक है ना। 1880 में इन्होंने क्या किया था, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया था, आई से डिनोट करते हैं इसे, वान हॉफ फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया था, उसे आई कहते हैं। ये आई क्या होता है, आपका सॉल्यूट का सॉल्यूशन में बिहेवियर दिखाता है, मतलब, ठीक है। अब देखो आई निकालते कैसे हैं, आई शोज the behavior of solute in solvent, ठीक है। आई हमारे पास क्या है, सॉल्यूट का बिहेवियर सॉल्वेंट में दिखाता है, ठीक है। आई को निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं नॉर्मली, ठीक है। एक होता है आपके पास क्या चीज, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। आई की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। अभी आई का रिलेशन सारा पढ़ेंगे, तो पहले आई के लिए क्या करते हैं, एक लिखा मैंने, आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एक रिलेशन ये हो गया मेरे पास, आई की वैल्यू ऐसे निकलती है, ठीक है ना। आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। देखो भाई क्या होता है, एसोसिएट भी हो सकते हैं पार्टिकल और डिसोसिएट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। चलिए इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आप लोगों को कभी सोचने की जरूरत नहीं रहेगी कि कहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हुए वान हॉफ फैक्टर यूज करना है और कहां नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जांपल्स आप लोगों को कराए जाएंगे, ठीक, और यहां से गारंटेड क्वेश्चन है आपका। अच्छा, बाकी यहां पर जो होता है, आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव
प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये चीज है। ये तीन रिलेशन हो गए मेरे पास आई के लिए, किसी से भी निकालना पड़ सकता है, और मेन रोल जो होता है इसका होता है आई निकालने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएट भी हो सकते हैं कहीं पर और डिसोसिएट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, नॉर्मली कोई रिएक्शन होती है, अगर मैं एक नंबर ऑफ मोल देता हूं, एक नंबर ऑफ मोल में से क्या हो जाता है, सपोज करो एन अल्फा कम हो जाता है, ठीक है ना। डेरिवेशन इसका होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, 1 में से क्या हो जाता है, माइनस एन अल्फा हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके एन रहते हैं, एन को मतलब एन कॉमन लेके आपका क्या हो जाता है, एक रिलेशन बनता है। आई की जो वैल्यू होती है, मतलब आई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, ये चीजें होती हैं। अब देखो एस जब डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, तीनों का मतलब लिख दिया मैंने। अल्फा इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अंतर किस चीज का, यहां पर एन आता है और यहां पर 1 अपॉन एन आता है, इक्विलिब्रियम क्लास 11th, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कि 1 अपॉन एन क्यों लेते हैं क्या करके, जब एसोसिएशन होता है तो जितना होता है, मतलब 2 होते हैं तो 1 अपॉन 2 कर देते हैं, 3 होते हैं तो 1 अपॉन 3 कर देते हैं, यही काम करते हैं। तो n थे तो 1 अपॉन n कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या है हमारे पास, इतनी चीज क्या है हमारे पास, आई के फॉर्मूले हैं। तो देखो दो चीजें हैं मेरे पास, डिसोसिएशन के लिए हो गया और एसोसिएशन के लिए क्या हो गया, एसोसिएशन के लिए हो गया मेरे पास अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इतनी चीजें हमारे पास क्या हो रही हैं, अभी तक हो रही हैं। अब वान हॉफ फैक्टर ने क्या किया था, जो मॉलिक्यूलर मासेस, मोलर मासेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उनमें जो उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब जो इरेगुलरिटीज आती हैं, उनको इन्होंने मेंटेन किया था। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास डिवाइड विद एबनॉर्मल मोलर मास, या क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इतनी चीज है। अब देखो मैंने क्या कहा, आई शोज द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है ना। सॉल्वेंट में तो क्या बताएगा अब ये सॉल्यूशन में बताएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब देखो आई बिहेवियर कैसे शो करता है, देखो इफ आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसा हो सकता है, और आई ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और आई लेस देन 1 हो सकता है। यही कंडीशंस हो सकती हैं, तीन ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। नेगेटिव 1 से कम हो सकती हैं, 1 से ज्यादा हो सकती हैं, और 1 के बराबर हो सकती हैं। अगर आपका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालते यहां से है, बता दिया, ठीक है ना, ये चीज यहां से आई निकलता है आपका वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। और इरेगुलरिटीज क्यों आ रही है मोलर मासेस में, ड्यू टू डाइमराइजेशन, मतलब एसोसिएशन डाइमराइजेशन हो सकता है, 3 जुड़ सकते हैं आपस में, और ड्यू टू डिसोसिएशन, ठीक है। चलिए अब अगर ये है मेरे पास I इज इक्वल्स टू 1 होता है तो सॉल्यूट शोज नॉर्मल बिहेवियर इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो I अगर 1 है तो सॉल्यूट शोज नॉर्मल बिहेवियर इन सॉल्यूशन। I ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन मतलब जमा होना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होगा, डिसोसिएशन, किसका डिसोसिएशन हो रहा है, सॉल्यूट का हो रहा है, और I लेस देन 1 है तो क्या होगा आपका, एसोसिएशन हो जाएगा। एसोसिएशन I अगर लेस देन 1 है तो क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। एक बात ध्यान रखना है, कोई भी नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ठीक है ना, कंप्लीटली। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है
तो कुछ एक्सटेंट तक डिसोसिएट होता है, एंड दैट एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन इज नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? It can be defined as the number of particles undergoing association oblique dissociation out of total number of particles taken। मतलब जितने हमने टोटल पार्टिकल्स लिए थे उनमें से कितने एसोसिएट हुए और कितने डिसोसिएट हुए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑब्लिक डिसोसिएशन। तो लिखें इसे थोड़ा सा। अल्फा क्या है? इट कैन बी defined as the number of particles undergoing association oblique dissociation। जब बोलेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन, और जब डिसोसिएशन बोलेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ particles undergoing association oblique dissociation upon total number of particles। कोई दिक्कत? ये आपके पास क्या हो गया? इतना हो गया। अब थोड़ा सा फिर से पिछली क्लासों को याद करो जहां छोड़ आए थे हम सारी चीजों को, है ना। इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर होता था, तो वहां पर क्या पढ़ा था हमने? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर कैलकुलेट करने को कहता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करो, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो डेरिवेशन उसका नहीं बता रहा हूं, ठीक है, सिंपल है डेरिवेशन भी, कोई खास नहीं है। तो देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका, या स्ट्रॉन्ग जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा या आयनिक सॉल्ट होगा, तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि वो कंप्लीट एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल्स टू 1। इनकी जरूरत तो नहीं है अब शायद, है ना। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। चलिए, तो for strong electrolytes alpha is equals to 1। for strong electrolyte alpha is equals to 1 because it dissociates completely। तो complete होगा तो 1 हो जाएगा आपका। यहां पर तक कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, अब एक रिलेशन है हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फा के बीच। तो हमने क्या पढ़ा था? Ka इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हमने क्या पढ़ा था? एक रिलेशन पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? जब एक तरफ लेते थे CH3COOH, जब ये डिसोसिएट होता था CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन पहले C होती थी, दूसरी तरफ 0 होती थी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई होती थी, फिर C अल्फा इस तरफ से कम होती थी, C अल्फा दूसरी तरफ बनती थी। Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये काम करते थे। और फिर क्या आ जाता था? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर आएगा उसमें इसी रिलेशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना होता है, बिकॉज अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, बट उन चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर के आने से क्या फायदा होता है हमारे पास? वांट ऑफ फैक्टर आने से जो भी हमने अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले लिखे थे, क्या क्या लिखे थे? देखिए, अब जब वांट ऑफ फैक्टर आ जाता है तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी बन जाती है? समझ गए ना? I इज इक्वल्स टू 1 तो डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं होगा, I ग्रेटर देन 1 तो डिसोसिएशन होगा, I लेस देन 1 होगा तो आपका एसोसिएशन होगा, ठीक है। चलिए,
और हाँ, यहां से गारंटेड क्वेश्चन आना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी बन जाती हैं, देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये कैसा बन जाएगा, P01 माइनस P1 अपॉन P01, ठीक है, आपका डेल्टा जो होता है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर आ जाता है, और x2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन, यही तो था। दूसरा सेकेंड जो है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर विल बिकम पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, जैसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहले कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही अब भी कर रहे हैं, बस अंतर किस चीज का आ गया, केवल आगे से आई आ गया। तो नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल सबके पास ये आता है कि भाई कहां पर आई लगाना है और कहां पर नहीं आई लगाना है। देखो क्वेश्चन क्योंकि बिना आई के भी होते हैं, ठीक है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बिना आई के भी डिटरमाइन करना होता है। तो आई केवल कब लगेगा, जब आपका सॉल्यूट वोलेटाइल होगा, जब आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा होगा, जब आपका सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा होगा, तो इन केस में आई लगता है, अदरवाइज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सिंपली डिटरमाइन करते हैं। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करूंगा मैं, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, आपको भी पता है कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होती है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है उस चीज की, और बाद में कैलकुलेशन के लिए आपको लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉगरिथम्स जो होता है उनका एक लेक्चर दिया जाएगा, उससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। चलिए, तो ये नए फॉर्मूले बन गए हमारे पास, कोई दिक्कत। तो आई कहां पर यूज करना है, वांट ऑफ फैक्टर का यूज कहां होगा, देखो मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूज रहता है कि आई है क्या, तो आई क्या है, एक रेशियो है, ठीक है ना, किसका रेशियो है, दो डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन का है। बिफोर डिसोसिएशन मतलब पहले, सपोज करो, देखो आई कैसे निकालते हैं, देखो आई के लिए सपोज करो मेरे पास KCl है, KCl गिव्स K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 2, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स जो भी बोलना है 1 2, तो 2 अपॉन 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अगर मेरे पास बोल देगा Na2SO4, तो ये कैसा बनता है आपके पास, Na पॉजिटिव प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो I इज इक्वल्स टू आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो 3 हो जाएगा टोटल, 3 अपॉन 1। तो ऐसे करके आई हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तब कैसे आई निकलेगा, ये चीजें हमारे पास थोड़ी बहुत मैटर करती हैं। चलिए, अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे कराता हूं मैं, ठीक है। तो आई को कहां यूज करेंगे, जहां पर डिसोसिएशन, एसोसिएशन या वेपोराइजेशन हो रहा होगा, ठीक है। वेपोराइजेशन का केस बहुत कम आता है, ज्यादातर बोल देता है नॉन वोलेटाइल बोल देता है, नॉन वोलेटाइल बोलेगा तो आपको आई यूज नहीं करना है। ग्लूकोज सुक्रोज का केस देगा तो आपको आई यूज नहीं करना है। नॉर्मली उनमें आई यूज करना है जहां पर क्या होगा, आप क्या करेंगे, देख रहे होंगे कि डाइमर बन रहा है या आपका डिसोसिएट हो रहा है, वहां पर यूज करेंगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को कहूं, अच्छा ये तो एसोसिएशन का केस हो गया, डिसोसिएशन का क्या बताया था, डिसोसिएशन के केस में क्या बताया था, अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, ठीक है। N तो आपको बता दिया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए, सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन कह रहा है आपके पास फाइंड द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिसोसिएटेड डिसॉल्व्ड इन 2.5. फाइंड द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water when osmotic pressure is osmotic pressure is 0.75 atm at 0.75 atm at कितना कह रहा है आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस और क्या दे रखा है आपके पास I इज इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है आपके पास 2.47 I इज इक्वल्स टू दे रखा है 2.47 फॉर CaCl2. अच्छा अदर क्वेश्चंस भी हैं आपके पास जैसे कहां हैं क्वेश्चंस और आपके चलिए पहले एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ठीक है चलिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा इसके ठीक है लगभग सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है ना अब देखिए अच्छा एक और चीज गिवन होनी चाहिए आपको आर की वैल्यू कितनी होती है जब एटीएम में दिया होगा तो आर इज इक्वल्स टू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल करके होता है ठीक है ना लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल ठीक है ना ये चीजें हैं यूनिट तो आप अपने पास रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना अच्छा अब क्या होगा मेरे पास चलिए सबसे पहले निकालना क्या है मैंने अमाउंट ऑफ CaCl2 मॉलिक्यूलर मास तो नहीं निकालना होगा सीधी सी बात है मतलब गिवन मास को किससे डिनोट करते हैं W2 तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है मेरे पास गिवन ठीक है कैलकुलेशन के लिए कैल्सी का यूज करूंगा मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 इज इक्वल्स टू कितना होगा 40 प्लस 71 तो कितना होता है 111 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास तो निकाल सकते हो ना कोई दिक्कत नहीं है आपस में एटॉमिक मासेस को ऐड करना है ठीक है फिर क्या बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ CaCl2 मास यानी वेट ठीक है ना एक ही बात है ठीक है वेट ऑफ CaCl2 डिसॉल्व्ड अब कई लोग सोच रहे होंगे वेट और मास तो अलग अलग है बिल्कुल है अलग अलग ठीक है ना लेकिन यहां पर नॉर्मल केसेस में कह रहा हूं मैं मास लिखा चाहे वेट लिखा कोई बात नहीं ठीक है ना अच्छा वेट ऑफ CaCl2 डिसॉल्व कितना होगा W2 और ये कितना है मेरे पास M2 ठीक है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ solution is equals to 2.5 liter temperature is equals to 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन ठीक है ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट करते हैं V से टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 300 केल्विन और इसको डिनोट करते हैं T से कोई दिक्कत तो नहीं है फिर क्या बोल रहा है पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 0.75 ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 0.75 atm यानी इज इक्वल्स टू पाई कोई दिक्कत तो नहीं है ये सारी चीजें हैं अगर मैं इसे फॉर्मुलेट करूं निकालना क्या है W2 निकालना है तो हमने क्या पढ़ा है पाई इज इक्वल्स टू CRT और पाई इज इक्वल्स टू N2 अपॉन V RT और पाई V इज इक्वल्स टू W2 अपॉन
m2 इंटू RT। लेकिन एक चीज नहीं आ जाएगी इस बार, वो क्या है? दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा? पाई वी इज इक्वल्स टू आई इंटू इतना। ठीक है, m2 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा आपके पास? W2 इज इक्वल्स टू पाई वी इंटू m2 अपॉन आई आर टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? W2 निकालना है ना, मैंने निकालना क्या है? W2। तो W2 इज इक्वल्स टू पाई वी इंटू m2 अपॉन आई आर टी। तो वैल्यू पुट करूंगा सबकी। W2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई कितना है? 0.75 ATM। 0.75 ATM। आप यूनिट के साथ रखिए उन चीजों को, ठीक है ना? इनटू V, वॉल्यूम कितना है? 2.5 लीटर्स। M2 कितना है? 111 ग्राम पर मोल। अपॉन I कितना है? 2.47। 2.47। R कितना है? 0.0821। 0.0821। अच्छा, एक और चीज होती है, R की वैल्यू 8.314 भी होती है, ठीक है ना? जूल पर केल्विन पर मोल करके, ठीक है ना? वो बाद में देखेंगे, अभी जब आएगा। अब देखिए, और क्या हो जाएगा? इंटू टी कितना है? 300 केल्विन। ठीक है, मैंने केवल वैल्यू रखी है बस, ठीक है ना? सबको काट पीट के ग्राम आ जाएगा, यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं और ग्राम आएगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इसकी। तो कितना हो जाएगा ये? 0.75 इंटू 2.5 इंटू 111 इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है 208.125। तो W2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा? W2 यहां से आया मेरा, W2 इज इक्वल्स टू 208.125 डिवाइडेड बाई, अब इस चीज को करूंगा 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300 इज इक्वल्स टू, या 60.83, 60.836। अब इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है? 208.125 डिवाइडेड बाई 60.836 इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है W2 इज इक्वल्स टू 3.4242 ग्राम। बड़ा आ रहा है लेकिन हमने राउंड ऑफ करके क्या लिख लिया है? 3.42 ग्राम। तो मे बी ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है ना? अभी हम लोग क्या करेंगे, और ये कैलकुलेशन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग क्रॉस चेक कर सको कि आ भी रहा है इतना या नहीं आ रहा है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आप लोगों के लिए सामने। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एज्यूम दैट, देखिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन यहां से क्वेश्चन गारंटेड आने हैं। एज्यूम दैट 6 ग्राम ऑफ ग्लूबर सॉल्ट, ग्लूबर सॉल्ट समझते हैं? Na2SO4, जब शुरू लेक्चर था तब भी बताया था, Na2SO4.10H2O डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन 0.1 kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखते हैं भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, है ना? चलिए, अब फर्स्ट के क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करता हूं मैं। गिवन क्या क्या है मेरे पास? गिवन मास ऑफ ग्लूबर सॉल्ट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू W2। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है? 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास है
मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूबर सॉल्ट कितना होता है, M2 इज इक्वल्स टू होता है 322 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अभी बताऊंगा फॉर्मूला क्या है। डिसोसिएट कंप्लीटली इन 0.1 kg ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 0.1 kg, और इसको किससे डिनोट करते हैं, W1 से, ठीक है। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट KF आपको गिवन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये किस चीज पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले वान हॉफ फैक्टर, ठीक है। ग्लूबर सॉल्ट क्या है मेरे पास, Na2SO4.10H2O, जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 10H2O। तो I इज इक्वल्स टू क्या बोला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो कितना हो जाएगा मेरे पास I इज इक्वल्स टू 2 + 1 + 10 13। क्या ये होगा, नहीं होगा। वाटर जो है आपके पास, वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट भी है, तो वाटर को क्या मान लेते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना है वाटर को नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो 2 + 1 3 अपॉन 1, तो I इज इक्वल्स टू 3 हो गया मेरे पास वैल्यू। अब देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने क्या पढ़ा है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा TF कितना हो जाएगा मेरे पास, I इंटू KF इंटू, ठीक है, I इंटू KF इंटू कितना होता है, W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो सारी वैल्यू तो गिवन है मेरे पास। अगर मैं इन वैल्यू को पुट करूंगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I कितना है मेरे पास, 3 इंटू KF कितना है 1.86। मैं यूनिट नहीं रख रहा हूं, ध्यान रखना यूनिट आपने रखनी है, ठीक है ना, यूनिट रख के सॉल्व करना है। W2 इज इक्वल्स टू, W2 कितना है 6 ग्राम, तो अपॉन 6, और ये कितना हो जाएगा M2 कितना है मेरे पास, M2 अभी तो निकाला था 322 इंटू W1 कितना है मेरे पास 0.1, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करूंगा मैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1.86 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 33.48। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 33.8 डिवाइडेड बाई, तो ये कितना हो जाएगा 32.1, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा तो 1.042। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 1.04, ये मेरे पास केल्विन में आएगा। लेकिन मुझे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो TF बराबर होता है, TF इज इक्वल्स टू T0F माइनस डेल्टा TF। T0F मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट कौन है आपका, वाटर है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन। तो कितना हो जाएगा, TF इज इक्वल्स टू 273 केल्विन माइनस 1.04 केल्विन। तो कितना हो जाएगा हमारा
273 माइनस 1.04, 271.96 केल्विन। TF बराबर 271.96 केल्विन। मतलब जब मैं वाटर में ग्लोबल सॉल्ट को डाल दूंगा और जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक, उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, जिसे क्लियर ना हो वो कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। What mass of NaCl should be added to 1 kg of H2O? मतलब मास ऑफ NaCl, तो सॉल्यूशन 2 का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट किससे डिनोट करते हैं, W2 इज इक्वल्स टू, पता नहीं, हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, weight of solvent is equals to W1 is equals to 1 kg, so that the freezing point of solution decreases by 3 Kelvin। तो change in freezing point यानी depression in freezing point, तो delta TF is equals to 3 Kelvin और KF तो गिवन है ही है आपको। अब बारी किसकी है, वान हॉफ फैक्टर की। NaCl अब क्या हो जाएगा, ये NaCl जब टूटता है तो किसमें टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यही तो टूटता है। तो I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, किसके ऊपर बेस्ड है ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फिर से क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। निकालना क्या है, W2 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ सबको। W2 is equals to I into delta TF into M2 into W1 upon I into KF। सबकी वैल्यू रखूंगा। W2 is equals to delta TF, डेल्टा TF कितना है, अभी तो लिखा था मैंने, डेल्टा TF 3 केल्विन है, तो 3 केल्विन इनटू M2 कितना है, M2 किसका बोल रहा है, NaCl का, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, M2 बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl कितना होगा, 23 प्लस 35.5, तो 58.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम पर मोल। यूनिट्स के साथ रखिएगा, ठीक है ना, 58.5 ग्राम, चलिए मैं नहीं रख रहा हूं यूनिट, आप लोग रख लीजिएगा। W1 कितना है, 1 kg अपॉन I कितना है, 2, I2 निकाला ना, इनटू KF कितना है हमारा, 1.86। तो फिर से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसे। W2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 58.5 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 176.4, तो 176.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.86, 2 इंटू 1.86 इज इक्वल्स टू 3.72। W2 इज इक्वल्स टू 176.4 डिवाइडेड बाय 3.72 इज इक्वल्स टू 47.41 ग्राम। तो कितना NaCl ऐड किया होगा हमने, 47.41 ग्राम NaCl हमने ऐड किया।
तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे छोटे से सवाल होते हैं, बस ये देखना है निकालना क्या है और कैसे निकालना है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है। थर्ड में क्या कह रहा है हमारे पास, अब एक काम करते हैं, थर्ड के लिए कुछ डाटा गिवन है उसको यहां लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, when 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, थर्ड के लिए है ये, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू W2, और कितना दिया है 0.3 ग्राम इज इक्वल्स टू 0.3 ग्राम। डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, किसमें डिजॉल्व किया गया 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू W1। लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, इन केजी, तो केजी में होना चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.03 kg। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय 0.45 केल्विन, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 0.45 केल्विन। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर कह रहा है, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर। अब देखो भाई वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ना तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है ना ही कुछ। अब मैं लिख भी देता हूं, एसिटिक एसिड का CH3COH गिव्स CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो हमने एक चीज तो पढ़ी है ना, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, अब इस बार वांट ऑफ फैक्टर नहीं है तो पहले नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करो। तो ये कितना हो जाता है W2 इंटू KF अपॉन, KF तो गिवन है ना आपको, अपॉन W1 इंटू M2। तो M2 निकालना है मैंने, मैं पहले मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, तो कैलकुलेटेड M2 बराबर कितना हो जाएगा, M2 इधर आएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, W2 इंटू KF अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF, इतनी चीज हो जाएगी। वैल्यूज पुट करूंगा सबकी, जब वैल्यूज पुट करूंगा तो M2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट M2 बराबर W2 कितना है 0.3 इंटू KF कितना है 5.12 अपॉन W1 कितना है मेरे पास 0.03 इंटू और डेल्टा TF कितना है 0.45। तो M2 ये कैलकुलेटेड है आपका, ठीक है ना, कैलकुलेटेड, ठीक है। तो कैलकुलेटेड M2 कितना आ जाएगा, 3 गुना 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पे है 1.536 अपॉन 5 दिया 15 और 3 चकू 12 एक 13, 2 2 4, 0.0135। तो कैलकुलेटेड M2 कितना हो जाएगा, कैलकुलेटेड M2 बराबर 1.536, ये कितना हो गया आपका 1.536 डिवाइडेड बाय 0.0135, तो इज इक्वल्स टू है 113.77। तो ये आ गया आपका M2 बराबर 113.77 ग्राम पर मोल, ठीक है। नॉर्मल मोलिकुलर मास कितना होगा इसका, एसिटिक एसिड का, CH3COOH है मेरे पास, CH3COOH, 12 3 15 और 12 27 और 16 43 और 16 59 और 1 60, तो 60 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो नॉर्मल मेरे पास क्या आ गया, कैलकुलेटेड है आपका नॉर्मल M2 बराबर 60 ग्राम पर मोल। अब देखो कैलकुलेटेड मतलब एबनॉर्मल आ रहा होगा ये, है ना। तो I इज इक्वल्स टू क्या पड़ा है, एबनॉर्मल M2 अपॉन, सॉरी
नॉर्मल M2 अपॉन एबनॉर्मल M2, I इज इक्वल्स टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो नॉर्मल कितना है 60 अपॉन 113.77, तो I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 60 अपॉन 113.77, 60 डिवाइडेड बाय 113.77 इज इक्वल्स टू है 0.52 हमारा आंसर। तो ये कितना हो गया 0.527, तो 0.53 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत है? ये कुछ आपके पास क्या है और न्यूमेरिकल्स इसमें है। ठीक है, एक दो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, फाइंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CaHCl COOH, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी लगाते हैं डेल्टा TF ये वो सो इज इक्वल्स टू ये, लेकिन I वांट ऑफ फैक्टर क्यों? क्योंकि क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, हालांकि वीक है। स्ट्रांग होता तो वांट ऑफ फैक्टर सीधे सीधे निकाल लेते, लेकिन वीक है। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या क्या है हमें। ठीक है, इधर से लिखना शुरू करते हैं। गिवन 10 ग्राम ऑफ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट W2 इज इक्वल्स टू कितना है 10 ग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 इज इक्वल्स टू कितना है 122.5 ग्राम, डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर W1 बराबर कितना है 0.25 kg, क्योंकि क्या चाहिए मुझे kg में चाहिए होता है, KF गिवन है। अब देखो हम डेल्टा TF यही निकालना है ना मुझे, टू फाइंड डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू W2 इंटू KF अपॉन, ठीक है कितना हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना होना है अपॉन में W1 इंटू M2, ये मेरे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। सब कुछ है मेरे पास, ठीक है ना। अगर फॉर्मुलेट करूं इसे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, I को I रहने दो, इंटू W2 कहां गया मेरा 10 ग्राम, तो 10 इंटू KF कितना है 1.86 केल्विन kg पर मोल, और अपॉन में कितना है W1 0.25 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या होगा M2 कितना है 122.5 ग्राम पर मोल। भाई ये चीज तो आराम से सॉल्व हो जाएगी, बस मुझे I चाहिए, है ना। I इज इक्वल्स टू कितना है, डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना, डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। अब मुझे चाहिए भाई अल्फा, ठीक है,
अब अल्फा कैसे निकलेगा, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, के सी इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के सी नहीं, के ए होगा ये आपका, के ए, ठीक है, इतनी चीज हो जाएगी। अच्छा, के ए गिवन होना चाहिए आपको, के ए गिवन होगा आपका, क्या है के ए, 1.4 इंटू 10⁻⁻³ के ए इज इक्वल्स टू 1.43 इंटू 10⁻⁻³ 43 इंटू 10⁻⁻³ ये है। के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, इस चीज को नेग्लेक्ट भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका डिग्री ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहो तो वैल्यू रखो, चाहो तो नेग्लेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू √k अपॉन सी। अब के ए तक तो ठीक है, क्या चाहिए मुझे अब, सी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। अब जाके फाइनल मुद्दे पे पहुंचे, C इज इक्वल्स टू, सी मतलब मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 अपॉन 122.5, 10 अपॉन 122.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 0.25, लीटर में भी इतना ही रहेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा 0.25। अब C जो है, C कितना आएगा देखते हैं, 10 अपॉन 122.5 0.8 समथिंग, तो ये आ गया 0.326 आपका आ रहा है। तो C बराबर आ रहा है मेरे पास क्या चीज, 0.326, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अल्फा बराबर निकालना है मुझे, ठीक है, तो अल्फा के लिए क्या करूंगा, C की वैल्यू यहां डालूंगा, अल्फा इज इक्वल्स टू, के ए कितना है, √1.43 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 0.326, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है ये भी देखें, अब 1.43 इंटू 10, इसे काम करो, डिवाइडेड बाय 0.326 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 4.38, यानी 4.39 मान के चलो इसे। तो अल्फा इज इक्वल्स टू √4.39 इंटू 10⁻⁻³ एक प्लेस डेसिमल खिसका दूंगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √43.9 इंटू 10⁻⁻⁻⁴। तो क्या हो जाएगा, -4 का अंडर रूट -2 हो जाएगा, और 43.9 का अंडर रूट 6.62, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अल्फा इज इक्वल्स टू 43.9 का ही निकाला मैंने, चलिए अब ये कितना हो गया मेरे पास, ओ सॉरी 4.29 था ना ये, तो 42.9, अब 42.9 का कितना आएगा, √42.9 इज इक्वल्स टू 6.55, 549 है, 6.549 इंटू 10⁻⁻², अल्फा इतना आ चुका है। अब देखो अल्फा निकल गया, अब वान हॉफ फैक्टर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इतनी चीज क्लियर। चलिए अब ये क्या हो गया मेरे पास, यहां पर अल्फा की वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा रखा मैंने 6.54, या सीधे सीधे ऐसे रखो यार, 0.0654 इक्वल 5 रख दो, सीधे सीधे राउंड ऑफ करके लिखो,
अब ये कितना हो जाएगा, n-1 तो 1 ही रहेगा, तो ये क्योंकि ये 2 है, ठीक है ना, 2 में तो टूटेगा, ये ज्यादा से ज्यादा 2 में टूटेगा ना, तो 2, तो ये कितना हो गया हमारा 2 - 1 1 होता है, इज इक्वल्स टू i - 1, ठीक है। इसको इधर ले गया, i इज इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, सीधे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1.0655, तो ये आई मेरे पास i की वैल्यू। अब इस i को पुट करना है यहां पर, देख लो कितनी महाभारत हो रही है, ठीक है ना। तो सब चीज, सारे फॉर्मूले इस क्वेश्चन में, सारे फॉर्मूले लगभग एक साथ लग गए हैं। अब देखो सीधे सीधे वैल्यू रखना है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 1.0655 इंटू 10 इंटू 1.86 अपॉन 0.25 इंटू 122.5, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 10.655 इंटू 1.86 इज इक्वल्स टू 19.8, तो ये कितना आ गया आपका 19.8, ये तो हो गया 19.8 डिवाइडेड बाई 122.5 को 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 122.5 इंटू 0.25, तो 30.62, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 19.8 डिवाइडेड बाई 30.62 इज इक्वल्स टू 0.64 या 0.646 केल्विन, या होगा 0.65 केल्विन हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर इससे बाहर क्वेश्चन आपका कोई सा भी नहीं आता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग लेक्चर रखेंगे, वो थ्योरेटिकल नॉर्मली होते हैं। तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मे भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको आई कहां लगाना है ये समझना था केवल, और आई को कैलकुलेट करने के जितने पॉसिबल तरीके हैं सारे आप लोगों को बता दिए जा चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, धन्यवाद।